हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो है कोलबर्ग ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको आज एक स्टोरी भी सुनने को मिलेगी, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, कहाँ पे कोई कमी रह गई, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो जो कोहलबर्ग थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कोहलबर्ग ने यह समझाने का प्रयास किया कि बच्चे सही और गलत का निर्णय किस प्रकार करते हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो यही उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी को मोरल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। उनका जो सिद्धांत है वो मोरल रीजनिंग पे निर्धारित है कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं, ना कि बिहेवियर पे। वो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उससे बहुत प्रभावित थे। उसी को उन्होंने आगे मोरल डेवलपमेंट में और बढ़ाया है, विस्तृत किया है बेसिकली। तो उनका जो मेन फोकस था वो किस में था कि चिल्ड्रन कैसे डेवलप करते हैं, मोरल रीजनिंग को कैसे डेवलप करते हैं, राइट और रॉन्ग को कैसे डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक आता है कॉन्सेप्ट नैतिकता का, मोरालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इससे हम जान लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। तो सही, ईमानदारी, न्यायपूर्ण, फिर जिम्मेदारी वाला जो भी कार्य हम करना चाहें वो हो रहा है कि नहीं, यही मोरालिटी होती है। कि नोइंग कि क्या सही है क्या गलत है, दिस इज मोरालिटी। और आपको ध्यान रखना, मोरालिटी जन्मजात नहीं होती है किसी बच्चे में, सोसाइटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा बताई जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मोरालिटी सोसाइटी के द्वारा बताई जाती है, टीच की जाती है, ना कि जन्मजात होती है। ठीक है, कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। मोरालिटी, तो मोरालिटी क्या होती है कि जैसे बच्चा सोचता है क्या सही है क्या गलत है, ये मोरालिटी कहलाती है। तो मोरालिटी रिफर्स टू द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट हेल्प अ पर्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग एंड गाइड देयर बिहेवियर। तो मोरालिटी हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, फेयरनेस हो गई, काइंडनेस हो गई, ये सब क्या मोरालिटी हमें बताती है। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? फैमिली से, कल्चर से, रिलीजन से, सोसाइटी से, और मेनली हम लोगों के एक्सपीरियंसेस से, कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सबसे सेप होती है क्या? मोरालिटी। फिर आती है मोरल रीजनिंग, तर्क वितर्क की शक्ति, कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम मोरली जो चीज़ सही है वो डिफ़िकल्ट लगे, और जो मोरली रॉन्ग है वो क्या लगती है? इजी लगती है, तब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसे मोरल रीजनिंग कहते हैं कि क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा, क्या सही है क्या गलत है। ये जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं इसे मोरल रीजनिंग कहा जाता है। थिंकिंग प्रोसेस जो है। और मोरल डिलेम्मा क्या होता है कि एक सिचुएशन जहाँ पे आप दुविधा, जिसे हिंदी में बोला जाता है नैतिक दुविधा, कि क्या आप क्या करोगे। आप ऐसे डिलेमा में फंसे हो, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो और आपका फ्रेंड जो है उससे कुछ नहीं आ रहा है, वो फेल हो जाएगा, तो आपसे हेल्प मांग रहा है। तो आप सोच रहे हो क्या करूं, उससे चीट, अगर हेल्प करता हूं तो चीटिंग होगी और चीटिंग करना गलत बात है, लेकिन अगर हेल्प नहीं करता हूं तो मेरा फ्रेंड फेल हो जाएगा। तो ये क्या मोरल डिलेमा है। बहुत सारे केसेस में वो अलग बात है कि हमें खुशी मिलती है कि अगर दोस्त फेल होता है, लेकिन अगर नैतिकता की जहाँ बात हो रही है तो आप खुश नहीं होगे अगर आपको सच्चा दोस्त है फेल हो जाएगा, तो है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है ये कि क्या सही है क्या गलत है। अगर फेल हो गया तो वो भी गलत होगा, अगर चीटिंग करके उसकी हेल्प करी तो वो भी गलत होगा। जैसे मोरल डिलेम्मा कहा जाता है, नैतिक दुविधा। ठीक है, अब हम एक स्टोरीज तो सबको पसंद होती हैं, मुझे भी पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होंगी। तो हम हिंस की स्टोरी सुनने वाले हैं। ये कहानी किसकी है? हिंस की और उसकी बीवी, वाइफ जो है। अचानक से हिंस की वाइफ क्या होती है? बीमार हो जाती है। तो डॉक्टर बताता है हिंस को कि सिर्फ एक ही ड्रग ऐसा है, दवाई जो है वो हिंस को, की वाइफ को ठीक कर सकती है। सिर्फ एक ही मेडिकेशन है पूरे मार्केट में, और कोई भी दवाई नहीं है जो उसकी बीवी को ठीक कर सकती है। अगर वो दवाई नहीं मिली तो उसकी बीवी जो है वो मर जाएगी। तो हिंद ये जानने के बाद वो जाता है उस जो क्या बोलते हैं उसको, जो दवाइयाँ बेचते हैं, ड्रगिस्ट के पास, कि मुझे ये दवाई चाहिए।
और वो जो दवाई है वो रेडियम से बनी हुई है। और वो जो दुकान वाला है जो जिसने दवाई बनाई है उसने सिर्फ $200 में दवाई बनाई है, लेकिन उसने उसका प्राइस कितना रख दिया है, $2000। और उसके पास, हिंस के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो वापस जाता है अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, जहाँ भी हेल्प हो लेता है, जितने भी पैसे इकट्ठे कर पाता है तो करता है, फिर से ड्रगिस्ट के पास आता है। अब तक उसने सिर्फ $1000 ही कलेक्ट कर पाया, आधा अमाउंट जितना वो ड्रगिस्ट बोल रहा था कि $2000 में वो देगा, तो उसने केवल $1000 ही इकट्ठे कर पाया। तो वो उससे हाथ जोड़ के विनती करता है कि मुझे दे दो, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा इन्वेंशन है, मैंने बहुत मेहनत की है, सालों साल मेहनत की है, उसके बाद मैंने ये दवाई बनाई है, और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो मार्केट में इसकी वैल्यू गिर जाएगी, लोग बोलेंगे कि अगर उसे दे दिया तो हमें भी दो। तो वो रिफ्यूज कर देता है उसे दवाई देने से। अब हिंज डिस्परेट हो जाता है। अब वो क्या करे, वो जाता है लेबोरेटरी तोड़ता है और वो दवाई क्या करता है, चुरा लेता है। अब सवाल ये है कि क्या हिंज ने सही किया, क्या चोरी करना, जो उसने दवाई को स्टील की, क्या वो सही थी, या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, मतलब कि ये गलत है, अगर उसने चुरा लिया तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। तो ये जो सवाल है कि क्या उसे चोरी करना चाहिए या फिर उसे चोरी नहीं करना चाहिए, यहीं से आगे जो कॉलबर्ग ने कॉन्सेप्ट दिया मोरल डेवलपमेंट का, कि कैसे मोरालिटी बच्चों में डेवलप होती है, कैसे वो डिसीजन लेते हैं। और कोहलबर्ग को आपके जवाब में इंटरेस्ट नहीं है कि आप बोलोगे कि उसने सही किया, अपनी बीवी को बचा लिया, या फिर उसने गलत किया, उसे नहीं चोरी करनी चाहिए थी। वो इंटरेस्टेड किस में है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, क्या लीड करता है उन्हें ये डिसीजन लेने के लिए। इसी पे पूरा उनका जो बेस्ड है मोरल डेवलपमेंट का। तो हिंस का डिलेमा, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों के साथ। बेसिकली उन्हें बहुत सारे डिलेमास मतलब दुविधाजनक सिचुएशंस, ये बस एक कहानी है जो उन्होंने बच्चों को सुनाई, ये पता करने के लिए कि बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये इसे क्या बोला गया है, हिंज डिलेमा। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि शुड हिंज स्टील द मेडिसिन, क्या हिंज को मेडिसिन चुराना चाहिए, क्यों चुराना चाहिए। अगर आप बोलते हो चुराना चाहिए तो क्यों ऐसा करना चाहिए, और अगर आपका जवाब है कि नहीं, उसे नहीं चुराना चाहिए, तो क्यों नहीं चुराना चाहिए। यही पूरा जो उनका जो कॉन्सेप्ट है मोरल डेवलपमेंट का, इसी पे निर्धारित है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने लेबल्स दिए हैं, कितने लेबल्स टोटल दिए हैं, 3 लेबल्स में मोरल डेवलपमेंट को डिवाइड किया है स्तर। पहला है प्री कन्वेंशनल स्तर, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस उन्होंने दी हुई हैं, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस दी हुई हैं। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल या फिर पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है कन्वेंशनल परंपरागत स्तर, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब हिंदी में होता है उत्तर परंपरागत स्तर। समझ आया, कितने लेवल्स दिए हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट में, टोटल 3 लेवल्स दिए हैं, और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो टोटल स्टेजेस कितनी हुई, 6, और लेवल्स कितने हैं, 3। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक क्रमिक सिक्वेंशियल प्रक्रिया है जो 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं स्टेजेस से होकर गुजरती है। प्रत्येक अवस्था नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग का एक उच्च स्तर दर्शाती है, कि हर एक जो स्तर है, जैसे लेवल 1 से लेवल 2 में आप जाओगे तो बच्चे की मोरालिटी क्या है, लेवल जो है इसका मोरल रीजनिंग का, वो क्या होगा, डेवलप हो चुका होगा। तो हर एक स्तर पीछे वाले से आगे बढ़ जाती है। और आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग के अनुसार विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है, तो आपको जवाब क्या देना है, सिक्वेंशियल है। क्यों सिक्वेंशियल है, क्योंकि उन्होंने क्रमिक प्रक्रिया है, उन्होंने इसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो जो भी जिसने भी डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड किया है उसने सतत नहीं बल्कि उसको सिक्वेंशियल माना है। वो चाहे अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो उन्होंने भी उसको स्टेजेस में डिवाइड किया था ना, तो इसलिए उनके लिए भी क्या था, सिक्वेंशियल था, डिसकंटिन्यूअस था। तो अगर पूछता है कोहलबर्ग के अनुसार डेवलपमेंट, तो आपको बताना है कि सिक्वेंशियल प्रक्रिया है, एक दूसरे को लीड करती है। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, इसे क्या बोला जाता है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी या फिर लेवल। तो ये पूर्व परंपरागत नैतिकता अप्रोक्सीमेटली 4 से 8 वर्ष या फिर 4 से 9 वर्ष
की एज जो बच्चों की होती है उसको इस लेवल में रखा गया है। तो हर एक लेवल में जैसे मैंने बताया दो दो स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब दंड एवं आज्ञा पालन, कि आप कोई काम करोगे तो आप पनिशमेंट से बचने के लिए करोगे या फिर आज्ञा पालन करने के लिए करोगे। ये फर्स्ट स्टेज है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब व्यक्तिगत लाभ, कि इसमें मेरे लिए क्या है, वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, आप मेरी हेल्प करोगे तब मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो ये दो स्टेजेस हैं, किसमें है, लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसको इगोसेंट्रिसिज्म भी जो जीन प्याजे हैं जैसे उन्होंने बोला था कि बच्चे होते हैं, वही ये जो सेकंड स्टेज है कि बोलती है कि मेरा व्यक्तिगत लाभ बच्चा देखता है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, वो तभी उसे करता है। तो लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल मोरालिटी या फिर पूर्व परंपरागत नैतिकता जिसे कहते हैं, उसमें दो स्टेजेस है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। क्लियर है। चिल्ड्रन डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग बेस्ड ऑन द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो बच्चा क्या सही है क्या गलत है किस बेस पे डिसाइड करता है, जो पर्सनल उसके एक्सपीरियंसेस हैं कि उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने ऐसा किया। उसे पता नहीं कैसा करना सही है कि गलत है, चॉकलेट चुराना सही है कि गलत है, लेकिन वो चुरा क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है पेरेंट्स उसे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो उसे नहीं चुरा रहा है, चुराना सही है कि गलत है उसे नहीं पता। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि जो मोरल रीजनिंग है बच्चे की, वो क्या होती है, निम्न स्तर की होती है, 0 होती है लगभग, उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। तो पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे सही और गलत का निर्णय दंड और पुरस्कार के आधार पर करते हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के आधार पर वो करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। वे समाज के नियमों और उनके उद्देश्यों को पूरी तरह नहीं समझते, बल्कि केवल व्यक्तिगत परिणामों, दंड या लाभ पर ध्यान देते हैं कि उनमें क्या इफेक्ट आएगा, वेदर दे आर गोइंग टू बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड, दे टेक देयर डिसीजंस ऑन दैट बेसिस, कि उन्हें क्या होगा, उनके साथ क्या बिहेवियर होगा घर वालों का, इसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेज की बात करें जो है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि दंड एवं आज्ञा पालन। ये क्या है, चिल्ड्रन ओबे रूल्स बिकॉज दे वांट टू अवॉइड पनिशमेंट। क्या ध्यान रखना है आपका, कीवर्ड क्या है, पनिशमेंट से बचने के लिए वो रूल क्यों ओबे कर रहे हैं, क्यों नियम मान रहे हैं, ताकि उनको पनिश न किया जाए। मम्मा ने बोला है यहाँ पे बैठना है, पढ़ाई करनी है, तो उसका मन है बाहर जाने का, बट वो बैठ रहा है क्यों, क्योंकि अगर वो बाहर चला गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, तो वो बस उसे अवॉइड करने के लिए बैठा हुआ है, उसका मन नहीं है। तो ये क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज 1 की बात हो रही है। एग्जाम्पल, चाइल्ड डज होमवर्क बिकॉज द टीचर में स्कॉल्ड हिम। बच्चा होमवर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि टीचर उसे स्कॉल्ड करेगी, हो सकता है स्कॉल्ड करे इसलिए वो होमवर्क कर रहा है। अगर हम हमारे स्टेजेस को हिंज के हिसाब से लेकर चलेंगे कि हिंज का डिलेमा, मतलब दुविधा जो हिंज की थी वो किस स्तर पे थी, ठीक है। ये जो स्टोरी थी उन्होंने बच्चों पे कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों पे बेसिकली उन्होंने वो दिया था, तो जो बच्चों के आंसर्स हैं उसके लेबल को उन्होंने फिर हिंज वो इसमें मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कन्वर्ट करके एज अ दे दिया। तो हिंज डिलेमा क्या था यहाँ पे, नो हिंज शुड नॉट स्टील बिकॉज स्टीलिंग इज इलीगल एंड ही विल बी पनिश्ड। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि हिंज का क्या डिलेमा था कि नहीं, हिंज को नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि अगर उसने चोरी की तो उसे क्या होगी, जेल हो सकती है, ये इलीगल है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेज में बच्चा है, आपको ये समझ जाना है, ठीक है। नहीं चुराना चाहिए क्योंकि इलीगल है, और चुराने के बाद क्या होगा, उसको पनिश किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब हम स्टेज 2 की बात करते हैं। ये लेवल 1 में ही 2 स्टेजेस आते हैं ना, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिगत लाभ एवं विनिमय, किसमें मेरा क्या है, आप मेरी हेल्प करो तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। चिल्ड्रन हेल्प्स अदर्स ओनली इफ दे रिसीव समथिंग इन रिटर्न। आप जब बच्चे को चॉकलेट देते हो तब वो आपकी हेल्प करता है, आप बोलते हो आप मेरी हेल्प कर दो तो बोलता है पहले चॉकलेट दो, है ना। तो ये क्या है, वो खुद की पहले उसमें फायदा देख रहा है कि मेरा इसमें फायदा क्या है। तो बच्चे की थिंकिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। आप ये सब छोड़ो, आपने बहुत सारी उसको स्टोरी बताई, ऐसा 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 है, वो क्या पूछ रहा है कि पहले बताओ इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है। हमने कई हिंदी मूवीज देखी है ना, जिसमें एक हीरो अगर पूछ रहा होता है कहीं का एड्रेस या फिर कुछ, तो बच्चा ये सब छोड़ के बोलता है इसमें मेरा क्या लाभ होगा। ये क्या है, ये व्यक्तिगत लाभ और विनिमय, स्टेज 2 की बात हो रही है।
तो एग्जाम्पल जैसे आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम मेरी मदद करोगे। आई विल शेयर माई लंच इफ़ यू शेयर योर्स, ये बहुत होता है बच्चों के बीच में। जैसे आपके घर में भी जो बच्चे होंगे तो वो स्टोरीज बताते हैं ना लंच में, उन्होंने अगर आप पूछोगे कि क्या क्या किया आज, तो बताते हैं कि उसने मेरा ले लिया था चॉकलेट तो फिर उसका मैंने ले लिया, ऐसे क्यों, अगर मैं तभी तुझे दूंगा जब तू मुझे देगा, अपना लंच शेयर करेगा। तो ये क्या किसकी बात हो रही है, स्टेज 2 में है बच्चे, ठीक है। अगर हम हिंज के डिलेमा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यस हिंज शुड स्टील बिकॉज सेविंग हिज वाइफ इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। तो यहाँ पे हिंज के डिलेमा देखो कहाँ क्या है कि उसे बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए बेनिफिशियल है, वो अगर अपनी बीवी को बचा रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे बेनिफिट देखा जा रहा है। और फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था कि नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पनिशमेंट ओरिएंटेड होता है और सेकंड स्टेज है वो इंडिविजुअलिज्म, क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिगत लाभ एवं एक्सचेंज, मतलब मेरे लिए इसमें क्या है, उसमें ओरिएंटेशन होता है बेनिफिशियल टू हिम, उसके लिए क्या है उसमें। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 1 में हमने पढ़ा 2 स्टेजेस थी, फर्स्ट में पनिशमेंट और रिवॉर्ड ओरिएंटेशन था और सेकंड स्टेज थी उसमें क्या था कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, है ना, मेरे लिए इसमें क्या था। फर्स्ट में पनिशमेंट और सेकंड में रिवॉर्ड, राइट। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, जो है कन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत नैतिकता। इसमें लगभग बच्चा 10 से 15 साल या फिर 9 से 14 साल आप बोल सकते हो, तो उसमें है बच्चा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था, प्री कन्वेंशनल था, अब परंपरागत, अब कन्वेंशनल में आ गया, एक लेवल अप हो गया बच्चे का। अब यहाँ पे स्टेजेस अगेन 2 स्टेजेस इसमें भी होंगी, तो थर्ड स्टेज कौन सी है, 2 स्टेजेस फर्स्ट लेवल में हो चुकी हैं तो उसके आगे थर्ड स्टेज, राइट। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, नाइस बॉय, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये क्या है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की में मुक्ता, मतलब कि वो बच्चा अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है, ताकि उसको सब लोग अच्छा बोले, इसलिए वो अच्छा कर रहा है। और स्टेज 4 होता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि ऐसा मुझे इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये करना लीगली सही है। लीगल क्यों, क्योंकि लॉ को मानना चाहिए, अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा लॉ की, तो कानून एवं व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हमें इसे मानना चाहिए। यह है स्टेज 4। चलिए हम डिटेल में देखते हैं दोनों स्टेजेस को। तो लेवल 2 की बात करें अगर हम, तो पीपल फॉलो मोरल रूल्स बिकॉज दे वांट सोशल अप्रूवल एंड रिस्पेक्ट लॉज। तो वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें सोशल लॉज को, क्योंकि उन्हें सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, इसलिए मान रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वांट अप्रूवल, फॉलो रूल्स, रिस्पेक्ट अथॉरिटी, मेंटेन सोशल ऑर्डर ताकि बना रहे, इसलिए वो रूल मान रहे हैं। तो स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मुझे में अच्छा बोल सको, इसलिए बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। थिंकिंग बच्चे की पैटर्न क्या है, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट स्टडीज बिकॉज पेरेंट्स विल अप्रिसिएट हिम। जब बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है तो जब उसके माँ बाप उसे अप्रिसिएट करते हैं तो बहुत खुश होता है, फिर वो अगली बार और पढ़ाई करता है ताकि उसके माँ बाप उसे अप्रिसिएट कर सकें। ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 3 है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। अब अगर हम इसे हिंज के डिलेमा से देखें तो क्या जवाब मिल रहा है, यस हिंज शुड स्टील बिकॉज अ गुड हस्बैंड शुड सेव हिज वाइफ। उसे क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा हस्बैंड है और अच्छे हस्बैंड को तो वाइफ को सेव करना चाहिए, इसलिए हिंज को बचाना चाहिए। सवाल वही है कि हिंज को क्या चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। आपको कीवर्ड इसमें क्या क्या ध्यान देना है, अप्रूवल की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी, गुड पर्सन की बात होगी। तो किसकी बात हो रही है, ये स्टेज 3 की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम स्टेज 4 की बात करें, ये है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। तो लॉ और ऑर्डर, आप कानून क्या पालन कर रहे हो। पीपल बिलीव लॉज मस्ट बी ओबेड टू मेंटेन ऑर्डर। आप बिलीव करते हो कि अगर कानून का पालन होना चाहिए, लॉ का ओबीडियंस हमें करना चाहिए। क्यों, अगर हम नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी समाज में, सब कुछ क्या हो जाएगा,
मतलब बिखर सा जाएगा, है ना। सिस्टम है इसलिए लोग सही तरीके से रह रहे हैं, अगर सिस्टम ही नहीं रहेगा तो लोग मनमानी हो जाएंगे, तो समाज के लिए वो सही नहीं है, तो इसलिए आप फॉलो कर रहे हो लॉज। थिंकिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इफ एवरीवन ब्रेक्स द लॉ, क्या होगा, वही जो मैंने कहा कि अराजकता फैल जाएगी, अगर सबने ही तोड़ दिया लॉ तो फिर क्या होगा। ये है थिंकिंग पैटर्न बच्चे का। व्यक्ति कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। क्या बोलता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसलिए उसके लिए कानून का पालन करना जरूरी है। फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, हम तब भी फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को कि जब कोई नहीं देख रहा है। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि रेड लाइट है और ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस हो कानून को लेकर, आप मानते हो, तो आप रुकते हो कि रेड लाइट है, भले ही कोई रुका है कि नहीं रुका है, लोग भाग रहे हैं, लेकिन मैं तो रुकूंगा क्योंकि ये लॉ है। तो ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 4। जैसे टैक्सेस सब अपने ऑनेस्टली से पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि पे करना सही है, ये लॉ है, पे करना चाहिए, है ना। तो ये किस में है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 4। तो अब यहाँ पे अगर हम हिंस की बात करें तो क्या है डिलेमा, नो हिंस शुड नॉट स्टील बिकॉज ब्रेकिंग द लॉ क्रिएट्स डिसऑर्डर। तो हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने चोरी की तो वो क्या होगा, डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। तो अगेन हमने लेवल 2 में 2 स्टेजेस पढ़े। फर्स्ट था गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़की, क्या है कि अच्छा करना चाहिए ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। स्टेज 4 थी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए ताकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन हो सके। अब यहाँ पे हम हर एक के साथ हिंस का डिलेमा पढ़ रहे हैं ना। तो स्टेज जब 1 हमने बात की थी पनिशमेंट बेसिस पे, तो क्या जवाब था हिंस के डिलेमा के कि हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, वो मेडिसिन स्टील नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो पनिशमेंट उसे मिलेगी। स्टेज 2 की हम बात करें, रिवॉर्ड की बात हो रही थी वहाँ पे, है ना, कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। तो क्या था जवाब कि हिंस को चोरी कर लेनी चाहिए, उसकी बीवी अगर बच जाएगी तो उसके लिए बेनिफिशियल है, तो स्टेज 2 की बात थी। स्टेज 3 में क्या था जवाब, हाँ हिंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा हस्बैंड है, और अच्छा हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को सेव करता है। ये था थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या था कि नहीं हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉ ब्रेक करेगा तो ये सोसाइटी में क्या ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। अब हम चलते हैं लेवल 3 की ओर। लेवल 3 क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, उत्तर परंपरागत नैतिकता। अब आपको ध्यान देना हर लेवल में बच्चे की जो रीजनिंग है वो क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये क्या है 16 वर्ष और उसके आगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट एवरीवन रीचेस दिस लेवल, हम आगे समझते हैं कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है। तो इस लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, और दूसरा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो लेवल 3 में कितने स्टेजेस हैं, 2। स्टेज नंबर 5 जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध, और 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, यहाँ पे जब लेवल में बच्चा पहुंचता है तो क्या हो गया है कि व्यक्ति पहुंचता है कि वो कानून के ऊपर हो गया है। मतलब अब कानून के ऊपर हो गया है इन द सेंस कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ करना सही है और उससे कानून भी टूट रहा है तो वो उसको तोड़ के वो काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो मानव के अधिकार, नैतिक सिद्धांत, तो वो जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, क्या सही है क्या गलत है, वो उस पर बिलीव करता है। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, वो जो सही मानता है उसके लिए अब वो नियम को भी तोड़ देगा। ये लेवल 3 है। हमने देखा कि लेवल 3 में 2 स्टेजेस थी। तो स्टेज 5 क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। तो लॉज एग्जिस्ट फॉर सोसाइटीज वेलफेयर एंड कैन बी चेंज इफ दे बिकम अनफेयर। तो लॉ एग्जिस्ट ही करते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कि सोसाइटी का उद्धार हो सके, उसके लिए अच्छा काम हो सके, और लॉ को चेंज हो जाना चाहिए ताकि अगर वो गलत है। हमने देखा था स्टेज 4 में क्या था कि लॉ को चेंज नहीं करना, उससे डिसऑर्डर आ जाएगा। अब स्टेज 5 में क्या बात हो रही है कि अगर सोसाइटी के लिए लॉ को चेंज करना सही है तो लॉ को चेंज होना चाहिए। यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न क्या है, डज दिस लॉ प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, क्या ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं।
डज दिस लॉ प्रोटेक्ट पीपल्स राइट? अगर करते हैं तो इन लॉज को होना चाहिए, अगर ये नहीं करते हैं तो इन लॉज को खत्म हो जाना चाहिए। अब हिंस की डिलेमा की अगर हम बात करें तो क्या जवाब है? यस, हिंस शुड स्टील बिकॉज द राइट टू लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉपर्टी। हाँ, हिंज को चोरी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो उसकी बीवी है उसका जो अधिकार है जीवन पे वो कहीं ज्यादा है किसी के अधिकार के पैसे से, कि पैसे से ऊपर है लाइफ, तो उसे चोरी करके उसकी लाइफ को बचाना चाहिए। स्टेज 6 की हम बात करें वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विमुक्ता। यहाँ पे क्या है? पर्सन फॉलोज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी इवन इफ इट मीन्स ब्रेकिंग द लॉज। वो अब उसकी जो कॉन्शियंस है, मतलब उसकी जो समझ है, अवेयरनेस है, वो अब ऊपर उठ चुकी है। इस लेवल पे क्या लिखा हुआ था कि बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो खुद का फायदा छोड़ के ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। वो जो सही है उन्हें लगता है वो उसके लिए काम करते हैं, चाहे उसमें उनका खुद का भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। अब वो कॉन्शियंस मतलब यूनिवर्सल सार्वभौमिक नैतिकता, मतलब जो सबके लिए सही है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है, अब वो उनका फोकस वहां पे हो गया है। तो यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न क्या है? व्हाट इज द मोरली राइट थिंग टू डू? मोरली नैतिकता के हिसाब से सही क्या है करना। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने अंतरात्मा, कॉन्शियंस और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है कि यूनिवर्सल क्या सही है। हिंस के डिलेमा में क्या आंसर है? यस, हिंज शुड स्टील बिकॉज सेविंग अ ह्यूमन लाइफ इज द हाईएस्ट मोरल प्रिंसिपल, कि एक इंसान का जीवन बचाना सबसे बड़ा मोरल सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, तो उसे चोरी कर लेनी चाहिए। अब इस लेवल पे सब लोग नहीं पहुंचते, कुछ ही लोग होते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। नॉट एवरीवन रीचेज दिस लेवल, इस लेवल में हर कोई नहीं पहुंच पाता। जैसे आप बोल दो महात्मा गांधी हो गए, है ना, मदर टेरेसा हो गई, तो कुछ ऐसे लोग जो कि इस लेवल पे पहुंच पाते हैं कि खुद का नुकसान करके भी यूनिवर्स के लिए, दुनिया के लिए, वो उसके एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए लड़ते रहते हैं। दिस इज स्टेज 6। तो हमने पढ़ा जो कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए हैं, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, राइट? टोटल 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो हमने क्या पढ़ा है तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हमने पढ़ा लेबल्स। फर्स्ट लेवल कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत। इसमें 2 स्टेजेस आ रही थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और स्टेज 2 थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के बात हम कर रहे हैं तो इसमें जो मेन फोकस था, आधार था, वो क्या था? पनिशमेंट। बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए रूल मान रहा था, ना कि उसे पता था क्या सही है क्या गलत, वो इंटरेस्टेड भी नहीं था इसमें। उसे सिर्फ पनिशमेंट ना मिले इसलिए वो, जो माँ कह रही थी, जो फादर कह रहे थे, टीचर कह रहा था, वो सिर्फ इसीलिए वो कर रहा था। डोंट स्टील पनिशमेंट, रिस्पॉन्स क्या था डिलेमा में कि नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे मेन जो फोकस क्या था? रिवॉर्ड पे, बेनिफिट पे, कि उसे स्टील कर लेना चाहिए दवाई, उस हिंज को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी अगर बीवी की जान बचेगी तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। ये था सेकेंड स्टेज। अब हम लेवल 2 की बात करते हैं, वो था परंपरागत या फिर कन्वेंशनल। तो इसमें अगेन 2 स्टेजेस थी। थर्ड स्टेज थी वो क्या थी? गुड बॉय नाइस गर्ल वाली, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब अप्रूवल बेसिकली चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है? स्वीकृति बच्चे को चाहिए, समाज से व्यक्ति को स्वीकृति चाहिए कि वो ऐसा काम इसलिए कर रहा है ताकि उसको प्रशंसा हो सके, उसे अप्रूवल मिल सके। तो यहाँ पे क्या था हिंस के डिलेमा में कि वो एक अच्छा हस्बैंड है, गुड हस्बैंड है, इसलिए उसको चोरी करना चाहिए ताकि उसकी बीवी की जान बच सके। एक गुड हस्बैंड को अपनी बीवी की जान बचानी चाहिए। स्टेज 4 था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, नहीं तो अगर लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा तो सोसाइटी में डिसऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे हिंस के डिलेमा में क्या जवाब था कि लॉ मस्ट बी ओबेड, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, लॉ को ओबे करना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में डिसऑर्डर आ जाएगा। अंतिम जो लेबल है वो है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत। इसमें भी अगेन 2 स्टेजेस थे। तो स्टेज 5 था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, कि राइट्स, ह्यूमन के राइट्स क्या हैं। तो यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि अगर कानून को तोड़ना
इंसान के अधिकार के हित में है। अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कानून गलत है तो उसे तोड़ना चाहिए, उसे चेंज होना चाहिए। यहाँ पे था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि उसकी जो बीवी का राइट था, अधिकार था जीवन का, वो किसी की मनी पे अधिकार से क्या था, ज्यादा था। राइट टू लाइफ इज ग्रेटर देन प्रॉपर्टी। स्टेज 6 था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसमें अब फोकस किसमें हो गया, जस्टिस पे हो गया, कॉन्सेंस पे हो गया, न्याय और अंतरात्मा। सेविंग लाइफ इज द हाईएस्ट मोरल ड्यूटी, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा नैतिकता का सिद्धांत है, उसे हमें जरूर बचाना चाहिए, उसकी लाइफ की रक्षा करनी चाहिए, तो हाँ हिंस को चोरी करनी चाहिए। ये थे टोटल जो आपका था क्या, नैतिकता का सिद्धांत कोलवर्ग का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे हमने पढ़ा था, हमने जीन पियाजे पढ़ा, हमने वाइगोत्स्की पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि हर एक जो साइकोलॉजिस्ट है तो ह्यूमैनिटी ऐसे ही इम्प्रूव करती है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तो फिर उसके बाद कोई नया सिद्धांत आता है, उन कमियों को दूर करता है, ऐसे ही चीज़ें चलती आ रही हैं। तो यहाँ भी कोलवर्ग की थ्योरी का क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचनाएं हुई। अब क्या वो कमियां थी, हम बात देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने मोरालिटी पे ज़्यादा, रीजनिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि उन्होंने इमोशंस पे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। सहानुभूति, अपराध बोध, करुणा, ये सब जो फीलिंग्स है वो भी तो ह्यूमन बीइंग में ही होती है ना। सिर्फ रीजनिंग के तौर पे तो डिसीजंस नहीं लिए जाते, हमारे जो इमोशंस हैं वो कितना इफेक्ट करते हैं हमारे किसी भी डिसीजन को, बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फीलिंग में आके कोई डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने सिर्फ रीजनिंग पे जो है तो फोकस किया है, ह्यूमन फीलिंग्स पे नहीं किया, भावनाओं पे नहीं किया है। कैरोल गिलिगन उनकी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने बाद में एथिक्स ऑफ केयर का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने कहा कि कोहलवर्ग का सिद्धांत मुख्यतः पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित था। उन्होंने जो सैंपल्स लिए थे, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, केवल मेल्स पे किए थे। महिलाओं की नैतिक सोच जो देखभाल, केयर और संबंधों, रिलेशनशिप पर अधिक आधारित होती है, को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। तो यहाँ पे जिनका जो मेन क्रिटिसिज्म निकल कर आता है वो उन्हीं के स्टूडेंट कैरोल गिलिगन के द्वारा आता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल पे फोकस किया है, उन्होंने फीमेल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। महिलाओं की जो केयर है, रिलेशनशिप को समझने की जो उनका मेनली झुकाव रहता है, उन सब पहलुओं को उन्होंने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया है। आगे है कि ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये वेस्टर्न वैल्यूज पे है, कि जैसे वहाँ पे रीजनिंग लोग सही है कि गलत है लेकर डिसीजंस लेते हैं, राइट, जस्टिस, ये सब न्याय है, अधिकार है। लेकिन ज़्यादातर कल्चर जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल हो गया, और यहाँ पे वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि राइट एंड जस्टिस को। लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो ये हर एक कल्चर के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो मेन आलोचनाएं थी वो कोलवर्ग की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेता है कैरोल गिलिगन वाला, कि उन्होंने जो फीमेल है उनको क्या किया, पूरी तरीके से इग्नोर किया है। चलिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन अ कॉन्टिन्यूअस मैनर। नहीं, सतत नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंशियल है, क्रमागत रूप से होता है ना। तो देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में नैतिक तर्क के सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 इज द सही। सेकंड में क्या था, कल्चरल डिफरेंसेस, ये उनकी आलोचना है, उन्होंने नहीं ऐसा आर्ग्यू किया है। तो कौन सा सही है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से विभिन्न अवस्थाओं, स्टेजेस में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट does individuals ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्यतः इस सोच पर आधारित होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अभी हमने पढ़ा था ना गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये किसमें था, परंपरागत स्तर, दूसरे नंबर पर जो आता है। सोसाइटी में मेरे लिए अप्रूवल है कि नहीं, ये सब किसमें होता है, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्तर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, एट विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल रीजनिंग चिल्ड्रन टिपिकली डू नॉट फुली अंडरस्टैंड रूल्स सेट डाउन
बाय अदर्स एंड सोसाइटी। कोहलवर्ग के नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग के किस स्तर पर बच्चे सामान्यतः दूसरों द्वारा, समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को पूरी तरह नहीं समझते? वो ये कौन सा स्तर है? प्री, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए ये सीटैट का PYQs है, ये सारे जो मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और पूर्व परंपरागत स्तर है, तो उनका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 3 है, ना कि 2 है। प्री ऑपरेशनल स्टेज किसमें था? ये प्याजे की थ्योरी की बात हो रही है, उनके स्टेज का क्या नाम है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चे पूर्व देखेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, यही होता है ना कि बनता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं एग्जाम में, तो हमें अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है। 3 है पूर्व परंपरागत स्तर। जो बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं तो वो सिर्फ क्यों कर रहे होते हैं कोई काम? ताकि वो पनिशमेंट से बच सके और उन्हें रिवॉर्ड मिल सके। उन्हें कुछ नहीं पता होता है सही है कि गलत है, उनकी मोरल रीजनिंग लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन का। बच्चे पहले अपने कार्यों के परिणामों के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा। बाद में वे यह समझने लगते हैं कि नियम और कानून लचीले होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही। कोहलवर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत दिया है वो इसी के लिए तो था। 3 लेवल थे। फर्स्ट लेवल में वो कर रहा था ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, उसको रिवार्ड मिल सके। सेकंड लेवल में आया तो वो सोसाइटी से अप्रूवल के लिए कर रहा था और ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ताकि ऑर्डर बना रहे, इसलिए हमें लॉ मानने चाहिए। थर्ड स्टेज में आया तो बोला क्या कि लॉ को तोड़ देना चाहिए, फिर चेंज कर देना चाहिए अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है। तो ये सब फ्लैक्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर जो कथन है, असर्शन है, वो बिल्कुल सही है। अब कारण क्या दिया गया है? कोहलवर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास सतत कॉन्टिन्यूअस के रूप में होता है। नहीं, ये गलत है। कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, सिक्वेंशियल होता है। तो आर गलत है लेकिन ए सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कारण गलत है लेकिन कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन इज इट ऑलरेडी टू स्टील द चॉकलेट, सॉरी ऑलरेडी नहीं, ऑल राइट लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, सॉरी। क्या लिखा हुआ है? इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन इज इट ऑल राइट टू स्टील द चॉकलेट फ्रॉम द फ्रीजर इन एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स, 4-year-old Meera replied, it will be wrong because doing so can cause punishment from the parents. Meera's moral reasoning depicts which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development. तो क्या बोला गया है कि एक सवाल पूछा गया कि क्या ये सही है कि फ्रीजर में से चॉकलेट उठा लिया जाए जब उन पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं? तो 4 साल की जो मीरा है उसने क्या बोला कि नहीं, ये गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से पनिशमेंट मिलेगी, उसके पेरेंट्स उसे पनिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे बच्चे किस स्टेज में है? तो यहाँ पे कौन सा है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। पूर्व परंपरागत लेबल है ना, या फिर स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटेड विथ हिंज डिलेमा Arunima reasons the law wasn't set up for these circumstances. Taking the drug in this situation isn't really right, but it justifies. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? हमने हिंस के डिलेमा को इसीलिए हर एक स्टेजेस में क्लैरिफाई किया था क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आया है कि ये सब हिंस का डिलेमा सुनने के बाद अरुणा क्या तर्क देती है कि कानून ऐसी परिस्थितियों के लिए नहीं बनाया गया था। इस स्थिति में दवा लेना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन यह जस्टिफाइड है, ये उचित है, ऐसा किया जा सकता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा जो है वो किस स्तर पर है? सामाजिक, सरोकार एवं अंतरात्मा, सोशल कंसर्न एंड कॉन्शियंस, नहीं, ये तो स्टेज लास्ट हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। सामाजिक, अनुबंध, व्यक्तिगत अधिकार, लोकतांत्रिक रूप से स्वीकृति, कानून की नैतिकता। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि वो मोरालिटी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले अपने कार्यों के परिणामों के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा।
बाद में वे यह समझने लगते हैं कि नियम और कानून लचीले फ्लेक्सिबल होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्या है, सही है। यही तो स्टेजेस में इसीलिए तो डिवाइड है ना, कि पहले बच्चे नहीं समझते, उन्हें जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। पनिशमेंट मिल रहा है तो नहीं करते, रिवॉर्ड मिलता है तो करते हैं, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज होता जाता है। रीजन क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से विभिन्न अवस्थाओं स्टेजेस में होता है। बिल्कुल सही, कि लॉरेंस के अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार, कि जो नैतिक विकास है वो क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल चेंज होता रहता है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, जो रीजन है वो व्याख्या कर रहा है कथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तथा किसी कार्य को करने में अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। हमने देखा था ना, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं तभी शेयर करूंगा अपना लंच जब तुम मेरे साथ अपना लंच शेयर करोगे। तो ये किसकी बात हो रही है, इस कौन से लेवल की बात हो रही है, स्टेज फॉर लेवल फर्स्ट था, है ना, लेवल फर्स्ट, और स्टेज कौन सा था, फर्स्ट में पनिशमेंट की बात हो रही थी, और दूसरे स्टेज में क्या बात हो रही थी, रिवॉर्ड की। मेरे लिए इसमें क्या है, तो यहाँ पे लेवल 1 है लेकिन स्टेज 2 है, एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, बिल्कुल सही। प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत की द्वितीय अवस्था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेन कोहलबर्ग अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों का नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग, मुख्यतः किस प्रकार की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो किसमें होता है, एथिक्स ऑफ एगोसेंट्रिसिज्म, कि अगर उनके लिए सही है, उनको क्या मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है तो नहीं करेंगे, अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो करेंगे। यहाँ पे आत्म केंद्रिता की नैतिकता, मतलब खुद पे ही केंद्रित है, बाकी उन्हें सही या गलत नहीं पता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेन कोहलबर्ग्स थ्योरी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है अगर हम लॉरेन कोहलबर्ग की थ्योरी की बात करें तो। फर्स्ट में है, यह बच्चों के सामने नैतिक दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट, मोरल डिलेमा की स्थितियां प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है कि बच्चों के सामने डिफरेंट डिलेमाज रखे गए थे कि उनका क्या डिसीजन होगा। इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज और आर द basis for the determining the stage of moral development in लॉरेन कोहलबर्ग्स थ्योरी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था, स्टेज को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार बनाया गया था। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि वो आंसर्स पे नहीं उनका फोकस है, उनका फोकस किसमें था कि बच्चे कैसे आंसर दे रहे हैं, रीजनिंग कैसे कर रहे हैं, मोरल रीजनिंग कैसे कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल एज पे नहीं, ये गलत है। आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग, बच्चों के जो आंसर्स दिए गए थे ये सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, रीजनिंग अंडरलाइंग इन द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स। बिल्कुल, कि उन्होंने तर्क क्या दिए थे, उसके पीछे का तर्क क्या था, व्यक्ति का रीजनिंग क्या थी, इस पे था। तो बी और सी दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे सी बस का अगर ऑप्शन होता तो हम सी बस में लगाते, क्योंकि मेन जो था कि वो कैसे तर्क दे रहे हैं ना, और बी क्या है कि उन्होंने क्या आंसर दिया, तो इसको भी ऑप्शन सी बस नहीं है तो हम बी और सी दोनों पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो बी गलत नहीं था, कि लोगों ने जो आंसर दिया उसी के आधार पे तो फिर जो डेवलपमेंट थ्योरी आई ना, बट मेन वो भी आधार नहीं था। आधार क्या था, उन्होंने कैसे सोचा, कैसे जवाब दिया, तर्क वितर्क कैसे किया, उनकी जो रीजनिंग थी वो कैसे क्वेश्चनिंग में उन्होंने रीजनिंग यूज करी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी एंड सी दोनों। अगर सी बस होता तो हम सी बस को टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of children? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था। पोजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत कर उनके उत्तरों का विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चों का नैतिक तर्क मुख्यतः कानून, लॉ की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जब वो लॉज के बारे में सोचते हैं? तो यहाँ पे हम कौन सा स्टेज होता है? परंपरागत स्टेज, स्टेज 1 है ना, कि हमें अच्छा करना चाहिए ताकि अप्रूवल मिले, थर्ड था, और उसका में से फोर्थ क्या था कि लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ये कौन सी थी? कन्वेंशनल मोरालिटी थी, परंपरागत नैतिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो जो कैरोल गिलिगन द्वारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना का मुख्य आधार क्या था? ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मोरल एबिलिटीज नहीं, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। उनका जो मेन क्रिटिक था वो किस पे था? फीमेल को लेकर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता एवं नारीवादी दृष्टिकोण। इथिक्स ऑफ केयर मैंने बोला था ना, किसने दी थी? उन्होंने दी थी ना, कैरोल गिलिगन ने। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बिल्कुल भी केयर, इथिक्स ऑफ केयर को इग्नोर किया और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगी तो उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।